उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन उचित है या नहीं, इस सिलसिले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे हैं। राज्य वित्त विधेयक पास होने के बावजूद केंद्रीय वित्त विधेयक लागू करने पर और इसके अलावा अदालत में पूर्व वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश और 31 अन्य विधायकों की तरफ से राष्ट्रपति शासन को दी गई चुनौती पर बहस होने की उम्मीद है। अदालत में बहस के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के मौजूद हैं और हरीश रावत की तरफ से कपिल सिब्बल और वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन पैरवी करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 9 विधायकों के बागी होने के बाद हरीश रावत सरकार गिरने का खतरा मंडराने लगा था। इसके अलावा विधायकों की खरीद फरोख्त, हरीश रावत का एक कथित स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था इस सिलसिले में। इसके बाद केंद्र ने वहां पर 26 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगाने की गुजारिश की थी राष्ट्रपति से, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार को 28 मार्च को शक्ति परीक्षण के निर्देश दिए थे और इस पर 2 जजों की बेंच ने 30 मार्च को रोक लगा दी। नैनीताल हाईकोर्ट के बाहर से हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने हालात का जायजा लिया। उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद अहम है। हाई कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई उस पर सुनवाई होनी है। सुबह से ही गहमा गहमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन कुछ देर में जैसे ही समय नजदीक आएगा कोर्ट में सुनवाई का, वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटेगी। तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, तमाम जो अधिवक्ता हैं इस केस से जुड़े हुए, तमाम जो लोग हैं इस केस से जुड़े हुए, उनकी भीड़ यहाँ पर जुटेगी। बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक भी यहाँ पर जुटेंगे बड़ी संख्या में। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद अहम है। हरीश रावत की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई होनी है, बहस होनी है। इसके अलावा केंद्र और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश की तरफ से भी जो अंतरिम आदेश है एकल पीठ का, उसको चुनौती दी गई, उस पर भी बहस होनी है। तो आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जाने माने वकील यहाँ पर आने वाले हैं। अभिषेक मनु सिंघवी हरीश रावत पक्ष की ओर से सुनवाई करने के लिए, उनकी ओर से पैरवी करने के लिए कल देर शाम ही नैनीताल पहुंच चुके हैं। तो आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है और देखने वाली बात यह है कि कोर्ट इस दिशा में किस तरह से जो अंतरिम सुनवाई है उस पर अपना फैसला सुनाता है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मुकेश कुमार, ईटीवी न्यूज, नैनीताल। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी मुकेश भी आपको दिख रहे हैं, नैनीताल कोर्ट से मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मुकेश, आप बताएं कि क्या चल रहा है अभी कोर्ट में? क्या सभी वकील आ चुके हैं? जैसा हम बता रहे थे, सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े चेहरे आएंगे, तो यहाँ हरीश रावत की तरफ से भी कुछ बड़े चेहरे रहेंगे। कौन कौन है इस वक्त कोर्ट में? देखिए, अभी जो हमें अपडेट मिल रहा है, ठीक 10:38 पर हाईकोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हरीश रावत पक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पहुंच चुके हैं और वो पैरवी कर रहे हैं। लगातार हरीश रावत की जो याचिका है उस पर उनकी ओर से पक्ष रख रहे हैं। इसके अलावा अगर केंद्र की ओर से बात की जाए तो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं, तुषार मेहता यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो नलिन कोहली बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, वो केंद्र की तरफ से पक्ष रखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर काफी गहमा गहमी का माहौल है और ये भी कहा जा रहा है कि अगले 1-2 घंटे में जो अटॉर्नी जनरल है उनके भी यहाँ नैनीताल आने की संभावना है। जी, बने रहे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। रामकृपाल सिंह जी, अभी इस वक्त जो बहस चल रही है उसमें क्या मुद्दा है जिसके आधार पर कोर्ट ये तय कर सकता है कि राष्ट्रपति, और कोर्ट कैसे तय करेगा कि राष्ट्रपति शासन ठीक है या नहीं? देखिए, ये बड़ा जटिल विषय है। इसके बारे में अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल काम है। कोर्ट देखा जाएगा कि कोर्ट जो भी 18 तारीख की, क्योंकि बेसिकली उसमें 18 तारीख को बनाया गया है, सारी 18 तारीख को जो घटना हुई है जिसको आधार बना करके किया गया है। अब सवाल इस बात का है कि 18 तारीख के जो कुछ भी हाउस में हुआ, मैं एज ए लेमैन मैं ये समझता हूं कि कोई भी चीज, किसी का भी कोई निर्णय जो होता है वो निर्णय आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं दे सकते हैं। यू हैव टू गिव द रीजनिंग। सवाल इस बात का है कि जैसे स्पीकर के मामले में चूंकि बहुत इम्यूनिटीज होती हैं, तमाम चीजें हैं, कोर्ट ये देखती है कि नहीं देखती है, लेकिन
जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रेसिडेंट के क्षमादान अधिकार पर भी कोर्ट ने अगर ये कहा है कि कोई भी अधिकार स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता, जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, एक चाहे किसी भी पद पर बैठे हुए हों, उनका कोई निर्णय आप जो करेंगे तो उसकी रीजनिंग लेनी पड़ेगी। ये निर्णय एप्रोप्रिएट बिल है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक कहना है कि 18 तारीख को जो 6 विधायक या 9 विधायक हैं वो इसके पक्ष में थे या विरोध में थे। यानी अगर वो विरोध में थे तो स्पीकर हैज नो राइट कि किसी के विरोध को समर्थन बता दे, और अगर वो समर्थन में थे तो कोई बात ही कुल नहीं। मिलाकर एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ या नहीं हुआ, इस पर बात अटकी हुई। अगर पास हुआ का मतलब यह है कि सरकार चलाने की स्थिति थी, फिर क्यों लगाया गया राष्ट्रपति शासन, और अगर एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने तो की 18 तारीख को ही ये सरकार गिर गई। ठीक है, आप ये समझ लीजिए। आचार्य साहब, अब अगर ये दोनों स्थितियां बनी हैं तो एप्रोप्रिएशन बिल क्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका पास होना और नहीं होना, और वो पास हुआ या नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ना, अप्रोप्रिएशन बिल आता है ग्रांट्स पास होने के बाद। अप्रोप्रिएशन बिल का जो फंक्शन है, जो पर्पस है, वो ये है कि गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन पास होने के बाद ही गवर्नमेंट पैसा खर्चा करेगी, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो पैसा जो है वो तो हाउस ने ऑलरेडी पास किया है। हाउस ने मेजॉरिटी से या जो भी है पास किया है वो जो ग्रांट्स है। अब अप्रोप्रिएशन के द्वारा आप पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकालते हैं, तो उसका फंक्शन यही है। तो पार्लियामेंट की जो परंपरा है, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज सभी में एप्रोप्रिएशन बिल ध्वनिमत से पास किया जाता है। उस पर कोई डिविजन मांगता नहीं है और कोई डिविजन देता भी नहीं है। ये एक परंपरा है। तो तो फिर ये आधार कैसे बनेगा? क्या ये आधार बन सकता है कि राष्ट्रपति शासन इसके आधार पर लगा नहीं लगा? वो तो फिर कोर्ट को देखना है कौन से आधार पर, वो किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया। ऐसी कभी कोई स्थिति बनी पहले इतिहास में? अप्रोप्रिएशन को लेकर कभी कोई इस तरह की घटना हुई नहीं है, और बाकी कई चीजें होती रही हैं उनके ऊपर फिर उनके आधार कोर्ट पर। का दखल जब इसमें होता है, आपके संसद या विधायक में होता है, तब क्या स्थिति है? इसको एक चीज में इसके बारे में मैं जरा थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ये अब हाउस का जो प्रोसीडिंग्स है, हाउस के प्रोसीडिंग्स को इम्यूनिटी दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इम्यूनिटी प्रदान की है। आर्टिकल 212 स्टेट्स के मामले में, स्टेट असेंबलीज के मामले में, और 122 पार्लियामेंट के मामले में। और ये क्या कहता है? ये आर्टिकल जो कहता है कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस cannot be called in question in any court of law on the ground of procedural irregularity. मान लीजिए स्पीकर साहब कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी कमिट करते हैं। अब जैसे ये हैं, मान लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ पर ध्वनि मत से ना होते हुए भी पास कर दिया एक प्रोसीजरल इरेगुलरिटी बन गई। उस प्रोसीजरल इरेगुलरिटी को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये अब एक बहुत बड़ी स्थिति बनती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि थोड़ा डिटेल में इसको चर्चा करेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है। मैं आपसे भी सिंह साहब इस पर टिप्पणी लूंगा। तो फिर क्या ग्राउंड रहेगा या क्या बातें कोर्ट के सामने रहेंगी जिनके आधार पर यह तय होगा कि राष्ट्रपति शासन उचित है या नहीं? एक ब्रेक के बाद इस पर बातचीत जारी। यहाँ कोर्ट में उत्तराखंड के संकट पर बहस शुरू हो चुकी है और हमारे सहयोगी मुकेश आपको लगातार सीधी जानकारी दे रहे हैं नैनीताल हाईकोर्ट से। रामकृपाल सिंह जी और आचार्य साहब मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर बने हुए हैं। मुकेश, अभी ये भी जानना चाहेंगे कि वकीलों के बारे में आपने बताया कुछ राजनीतिक चेहरे सरकार की तरफ से या दूसरे कोई बड़े चेहरे भी यहाँ पर देखने को मिले? देखिए, अभी सरकार की तरफ से या राजनीतिक चेहरे तो कोर्ट कैंपस में देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है कि देहरादून में बीजेपी का एक डेलीगेशन दोपहर 12:30 बजे गवर्नर से मिलने वाला है, इस तरह की अपडेट हमें मिल रही है। लेकिन अभी हाईकोर्ट में फिलहाल पॉलिटिकल तौर पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी हरीश रावत पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हैं, इसके अलावा नलिन कोहली केंद्र की तरफ से रख रहे हैं, दोनों अब कांग्रेस और बीजेपी के चेहरे माने जाते हैं। तो लिहाजा अभी बड़ा चेहरा तो कोई नहीं, लेकिन कुछ देर के बाद ये
कहा जा रहा है कि कुछ बड़े राजनीतिक चेहरे नैनीताल में दिखाई दे सकते हैं। आचार्य साहब, क्या ग्राउंड रहेंगे जिस पर कोर्ट को ये तय करना है कि राष्ट्रपति शासन ठीक है या नहीं है? एक एक करके मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा। सिंह साहब, पहले शुरुआत आपसे करते हैं। कुछ बातें ब्रेक से पहले अभी आचार्य साहब ने कही थी। राष्ट्रपति शासन का जो ग्राउंड है वो ठीक है नहीं है, इसके लिए कोर्ट क्या आधार बनाएगा, किन बातों पर गौर करेगा? देखिए, अब ये सरकार ने जो भी अपना जवाब दाखिल किया होगा कोर्ट में, अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, लेकिन जो मैंने अरुण जेटली को कहते हुए सुना था, आचार्य जी एक बात कह रहे थे, अच्छी बात है कि प्रोसीजरल फॉल्ट, लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूं कि अगर प्रोसीजरल फॉल्ट नहीं है, ये अगर कोई ये कहे कि 27 को कोई कहता है स्पीकर की 36 है, इज इट प्रोसीजरल और इज फैक्चुअल? जानबूझ करके किया गया है, क्योंकि अगर वो 9 विधायक जिसके कारण आपने बाद में उनको एक्सपेल किया कि क्योंकि सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप ये बताइए ना कि स्पीकर खुद बताए कि वो उस दिन वे 9 विधायक समर्थन में थे या विरोध में थे? अगर तो समर्थन में थे तो फिर किसी तरह का वो जो उन्होंने कागज पे लिख के दिया है, वो कागज पर लिख के 18 तारीख को ही दे दिया था, तो उसके बाद आप क्यों उससे ले रहे हैं? तो देखिए कई इसमें चीजें तो ये जब इस पर गौर करेंगे तो राष्ट्रपति शासन ठीक है, लेकिन क्या ग्राउंड है जो इसके एडवर्स रखा जा सकता है, इसके विपरीत रखा जा सकता है? देखिए, यहाँ पर मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ऑफ प्रोसीजर और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के आधार पर ही बोलूँगा। मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं अपने आप को इस पर सीमित रखूँगा। मैं अभी कह रहा था कि अप्रोप्रिएशन बिल का जो स्वरूप है, उसका जो पर्पस है, उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था। अब राष्ट्रपति शासन का जो आधार है, वो मेरे ख्याल से 2 आधार इन्होंने लिया है। ये किए हैं कि अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट चल नहीं सकता। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 356 में लिखा गया है कि गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। तो उस हालत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। एक आधार इन्होंने यही लिया है जी। दूसरा, मेरे ख्याल से वो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, उसमें जो खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही हाँ, है, और वो भी आधार इन्होंने शायद लिया है। ठीक है। अब जहां तक ये अप्रोप्रिएशन बिल का जो सवाल है, वो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस और पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशंस है, उसके मुताबिक अप्रोप्रिएशन बिल पर डिवीजन नहीं होता। डिवीजन मतलब कुल मिलाकर इस मुद्दे पर अगर कोर्ट जाएगा तो वो इस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अगर इसे आधार बनाया जाएगा तो फिर राष्ट्रपति शासन गलत साबित होगा, ये आप कह रहे हैं। इस पर मुझे लगता है कि और लंबी बहस होगी, तो आगे भी हम इस मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।